तो अब हम जानते हैं कि मूट मेमोरियल को ड्राफ्ट करते टाइम में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मूट मेमोरियल की ड्राफ्टिंग कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले मूट प्रपोजिशन को या मूट प्रॉब्लम को समझने से, उसको एनालाइज करने से या उसको कॉम्प्रिहेंड करने से, ठीक है, जो कि किसी भी मूट मेमोरियल के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आप मूट मेमोरियल के प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे तो आप उसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रीडिंग करें। रीडिंग का पर्पज़ क्या होता है? सबसे पहले तो आप फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को समझें, उसके बाद उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शंस क्या क्या हैं। लाइक सबसे पहले आप फैक्ट समझेंगे, इसके अलावा कब कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है किस फैक्ट के ऊपर, इस चीज़ को समझना है। इसके अलावा आपको इससे आइडिया क्या मिलेगा कि अपेलेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और रिस्पोंडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। कई बार फैक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि उसके अंदर के जो फैक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं या उसके इंटेंशंस क्या हैं। बहुत बार मूड प्रॉब्लम के अंदर इशू ऑलरेडी गिवन होता है जिसके आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करे जाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर इस तरीके से करे जाते हैं कि वो जो इशू ऑलरेडी प्लीड किया गया है उसको हम टैकल कर सकें, उसको हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकें। वहीं पे क्या होता है कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं जहाँ पर इश्यूज़ आपको नहीं दिए होते हैं। तो उस केस में आपको सबसे पहले इशू जो दिया होता है उसको फॉर्म करना होगा, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना होगा। तो जब बात करते हैं रीज़न, किस रीज़न की वजह से हम मूड प्रपोजिशन को कई बार रीड कर रहे थे, सबसे पहले तो फैक्ट्स पता चल जाए, इवेंट्स पता चल जाए या पार्टीज़ के इंटेंशन पता चल जाए। ऐसे कुछ फैक्ट्स जिनके बिहाफ पे पूरा का पूरा मूड प्रपोजिशन लाई करता है, उनको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भी मूड प्रपोजिशन को एटलीस्ट 2 से 4 बार रीडिंग दें। तो जब हम कई बार मूड प्रपोजिशन की रीडिंग देते हैं तो उसके साथ साथ हमको पता चलता है किस जगह पे कौन सा लॉ अप्लाई किया जाएगा, और इस चीज़ की एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। क्योंकि जब आप आर्गुमेंट्स फॉर्म करोगे उसका जो बेसिस होगा वो आपका लॉ होगा जो कि किसी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे अप्लाई हो रहा है, जैसा कि मूड प्रॉब्लम में दिया होगा या मूड प्रपोजिशन में दिया होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मूड कोड की प्रॉब्लम को हम एटलीस्ट 2 से 4 बार रीड ज़रूर करें। इसके साथ साथ कई बार रीडिंग करने का एडवांटेज ये मिलेगा कि जितने भी कैरेक्टर मूड प्रॉब्लम के अंदर दिए हुए हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो एक ये भी एक फैक्टर होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप आर्गुमेंटेशन के लिए जाओगे तो आर्गुमेंट में कई बार ऐसा होता है कि लोग नाम गलत बोल देते हैं। तो एटलीस्ट आप ऐसी गलती नहीं करोगे। और कोशिश करना कि जब भी आप रीडिंग दे रहे हो तो इसके पैरेलल में कुछ ऐसे नोट्स बना करके रखो जिसको आपको लग रहा है कि वो आपके आर्गुमेंट में सपोर्ट करेगा। जैसे पहला स्टेप हमारा है मूड प्रपोजिशन को रीड करना, इसी तरीके से दूसरा स्टेप ये है कि हम प्रिलिमिनरी रिसर्च करें अपने मूड प्रपोजिशन को लेकर के। तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? प्रिलिमिनरी रिसर्च जो होगी वो किसके ऊपर बेस होगी? सबसे पहला तो फैक्ट है, दूसरा कौन से ऐसे स्टैट्यूट हैं, लॉ हैं जो कि अप्लाई हो रहे हैं आपके केसेस के ऊपर। तो पहले स्टेप से हमको मूड प्रॉब्लम की सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं कि उसके अंदर क्या फैक्ट्स हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, कितनी पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ के क्या कंटेंशंस हैं, इवन कोई अगर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है तो कॉज ऑफ एक्शन के पीछे का रीज़न क्या था, या ऐसी जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमको रीडिंग के थ्रू पता चल जाती है। अब रीडिंग के थ्रू हमको कई सारी इन्फॉर्मेशन पता चली, जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम लोग क्या प्रिलिमिनरी रिसर्च करते हैं, जिससे कि चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट जो भी हमारी पार्टी होगी हम उनके फेवर में आर्गुमेंट्स तैयार कर सकें। इसीलिए सेकंड स्टेप होता है प्रिलिमिनरी रिसर्च का। तो फैक्ट के बाद आपको ये पता चल गया कि कौन से ऐसे स्टैट्यूट्स होंगे जो कि अप्लाई हो रहे हैं, कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि इसमें अप्लाई हो सकते हैं। यूजुअली मूड प्रॉब्लम के अंदर ऑलरेडी आपका इशू प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे भी मूड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जहाँ पे इशू जो होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो उस केस में आपको अपने अकॉर्डिंग इश्यूज़ फॉर्म करने पड़ेंगे, और सारे इश्यूज़ इस तरीके से फॉर्म किए जाएं कि आपका जो पूरा मेमोरियल है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखाई दे। तो उन केसेस के अंदर जिसमें आपको इशू ऑलरेडी नहीं दिए हुए हैं एक्सप्लिसिटली,
तो उसमें इश्यूज़ ड्राफ्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आइडेंटिफाई करो कि इवेंट्स कौन से ऐसे हुए हैं जो कि हाईलाइट करते हैं किसी कॉज ऑफ एक्शन को या जो प्रॉब्लम अराइज हुई है। क्योंकि मूट प्रॉब्लम ऑलरेडी अपेलेट कोर्ट की बात कर रहा होता है, जिसका मतलब लोअर कोर्ट के अंदर एक डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है उसके ऊपर। अपील में जो केस आता है वो किस बिहाफ पे आएगा कि एक बार वो लोअर कोर्ट के अंदर ट्राई किया जा चुका है, उसके बाद वो अपील के अंदर आएगा। तो इश्यूज़ तो ऑलरेडी नीचे डिस्कस करे जा चुके हैं, पर जिन भी इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है उसका जो रीज़न लिया गया है, उसका जो रेशियो रेसिडेंडी है, उसके बिहाफ पे आपको इश्यूज़ यहाँ फॉर्म करने होते हैं। तो इशू को ड्राफ्ट करते टाइम में हमको कैसी अप्रोच अपनानी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो होता क्या है कि एक ब्रॉडर इशू लिया जाता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक सब इशू फॉर्म किया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके भी सब इश्यूज़ जो होंगे फॉर्म करे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये अप्रोच रहती है कि हम लोग एक ब्रॉड इशू के थ्रू नैरोअर डायरेक्शन में हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, जिससे कि हम प्रॉब्लम की जड़ तक जा सकें और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जस्टिफाई कर सकें इस तरीके से, जिससे कि जो भी आपकी पार्टी होगी उसको बेनिफिट हो सके। तो अब जानते हैं कि अपने मूट मेमोरियल के लिए लीगल रिसर्च कैसे करेंगे। लीगल रिसर्च के लिए किस वेबसाइट पे जाना है, किस पे नहीं जाना, वो तो एक सेकेंडरी फैक्टर है जो कि इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किसी नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन के अंदर गए हुए, इंटरनेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन के अंदर गए हुए हो, या स्कूल के अंदर आप प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको मूड कोर्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बिहाफ पे सोर्सेस आपके डिफरेंट हो सकते हैं, पर अप्रोच सबके सेम होते हैं। तरीका क्या होता है लीगल रिसर्च करने का कि सबसे पहली प्रायोरिटी आप प्राइमरी सोर्सेज को दोगे, उसके बाद आप सेकेंडरी सोर्सेज को दोगे, या सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू आप प्राइमरी सोर्सेज पे पहुंचोगे। तो प्राइमरी सोर्सेज के अंदर क्या आ जाते हैं, जैसे आपका स्टैच्यूट हो गया, केस लॉज हो गया, जो कि आपके जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को बता रहे किसी एक स्टैच्यूट को या किसी एक प्रोविजन को लेकर के। इन अ सेम वे कोई रिसर्च पेपर हो गया लॉ से रिलेटेड, या किसी ऐसे एलिमेंट से रिलेटेड जो कि आपके मूड प्रॉब्लम के अंदर गिवन है। एग्जाम्पल के तौर पे डिफॉरेस्टेशन के ऊपर अगर मूड प्रॉब्लम आती है तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च पेपर ऐसे भी यूज़ करने पड़ेंगे जो कि उस डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हो। तो ऐसे रिसर्च पेपर को एज अ प्राइमरी सोर्स कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा सेकेंडरी सोर्सेस जैसे बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वेबसाइट हो गए, जर्नल्स हो गए, तो इस तरीके से आप सेकेंडरी सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा लीगल डिक्शनरीज भी होती हैं। और जब प्राइमरी सोर्सेज स्पेशली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो आप उसको कहाँ से लाओगे, तो वो आपके लीगल डेटाबेस का भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे मनुपात्रा हो गया, SCC हो गया, या लेक्सिस नेक्सिस, या इस तरीके से जो भी ऑनलाइन लीगल डेटाबेसेस हैं आप उनका यूज़ करके आप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इवन स्टैच्यूट या कोई रिसर्च पेपर जो भी पब्लिश्ड हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने लीगल रिसर्च के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी आप लॉज ढूंढ रहे हो, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, क्या वो इंटरलिंक कर रहे हैं आपके फैक्ट्स के साथ में और आपके इश्यूज़ के साथ में या नहीं। जब भी लीगल रिसर्च करते हैं उसमें कभी ऐसी कोई साइटेशन मिलती है जिसका कुछ पार्ट तो आपके फेवर में होता है और इसके अलग कुछ पार्ट तो आपके अगेंस्ट में होता है, तो कोशिश करिए कि उस साइटेशन को टच भी ना करो, क्योंकि कभी भी अगर उस साइटेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में ही वो पूरा का पूरा केस चला जाए। तो कोशिश ये करना है कि बहुत सोच समझ करके साइटेशंस ले, स्पेशली अगर लेना ही है तो उन साइटेशंस को पिक करें जो कि आपके फेवर में है। इवन ऐसे भी साइटेशन जो कि आपके फेवर में नहीं है वो भी एक बार चल जाएंगे, पर कभी भी ऐसे कोई साइटेशन जो कि आपके अगेंस्ट हों उन साइटेशंस को पिक ना करें। जब भी हम केस लॉज की अगर बात करते हैं कि कौन से ऐसे केस लॉज हैं जिनको हमें प्रेफर करना चाहिए पिक करते टाइम में, तो कोशिश ये करो कि ऐसी जुडिशियल अथॉरिटी जो कि हायर हों उनको पिक करो। जैसे अगर एक बार आपको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जजमेंट मिला और दूसरा हाई कोर्ट का मिला तो आप कोशिश करो हाई कोर्ट का लो। तो जितना ही ज़्यादा हायर जुडिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू कोई साइटेशन दिया होगा आप उसको प्रेफर करिए। तो साइटेशन ढूंढते टाइम में आप कोशिश करो ऐसी साइटेशंस को पिक करो जो कि आपके पॉइंट्स को एग्जैक्टली प्रूव कर रहे हैं या तो फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू के काफ़ी क्लोज हैं।
तो ऐसे साइटेशंस को ही आपको चूज़ करना है। अब बात करते हैं फुट नोटिंग की। मेमोरियल ड्राफ्ट करते टाइम में फुट नोट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फुट नोट ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके मेमोरियल को ऑथेंटिकेट करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखता है, ठीक है। और इन केस अगर आपने सही से फुट नोटिंग नहीं करी है तो इस केस में आपके क्रेडेंशियल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फुट नोटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मेमोरियल किस रूल को फॉलो कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके बिहाफ पे फुट नोट के अंदर साइटेशंस लिखी जाती हैं। जैसे ब्लू बुक साइटेशन पहला, इन अ सेम वे MLA साइटेशन जिसको मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन साइटेशन कहते हैं, APA साइटेशन जिसको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन साइटेशन कहते हैं, इन अ सेम वे ILI साइटेशन जिसको इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट साइटेशन भी कहते हैं। इनमें से कोई साइटेशन के रूल्स या मेथड्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग नेशनल या इंटरनेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर अलग अलग साइटेशन के मेथड्स यूज़ होते हैं। इसलिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप साइटेशन के सारे रूल्स को आप मगअप करो, बाय हार्ट याद करो। आप इनके फॉर्मेट्स को मेमोरियल को ड्राफ्ट करने से पहले देख सकते हो। फुट नोट का पर्पज़ क्या होता है कि जो भी केस लॉस के सोर्सेज हैं उनको बताया जा सके। इसके अलावा जो भी आप सोर्सेज यूज़ कर रहे हो वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है, इसके लिए फुट नोटिंग का यूज़ किया जाता है। हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके कि हमको प्रेफर करना है मूड प्रपोजिशन ओवर मूड प्रॉब्लम जब भी हम ऑफिशियली इसको कहीं भी बोल रहे होंगे। और मेमोरियल को ड्राफ्ट करते टाइम में कोशिश करना है कि आपको थोड़ा बहुत एक ग्लिम्स हो कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। केस लॉस को चूज़ करते टाइम में कोशिश करिए कि आप इन 3 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखिए। तो अभी तक हमने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया है कि मूड मेमोरियल को ड्राफ्ट कैसे करेंगे। तो अब जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 5th में जो मूड मेमोरियल बनाया जाता है उनके रूल्स क्या हैं। तो जब बात करते हैं रूल की, तो सिलेबस में जो दिया हुआ है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो सिलेबस में ये कहा गया है कि टीचर्स अप्लाई करेंगे 3 मूड कोड प्रॉब्लम्स को किसी एक सेमेस्टर के अंदर, जिसमें बच्चे को तीनों ही प्रॉब्लम्स पे मेमोरियल ड्राफ्ट करना होगा। मूड कोड असाइनमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रिटन स्टेटमेंट जिसको हम मेमोरियल कहेंगे, और दूसरा हमारा ओरल आर्ग्यूमेंट होगा। मूड कोड असाइनमेंट से हमें 30 मार्क्स अलॉट होंगे, जो कि इक्वली डिवाइड हो जाएगा रिटन सबमिशन और ओरल आर्ग्यूमेंट्स में। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मेमोरियल का जो भी प्रेस्क्राइब डेट और टाइम है उसके बाद उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब जानते हैं मेमोरियल के स्पेसिफिकेशंस। मेमोरियल जो होगा वो प्रिंट होगा A4 साइज पेपर के ऊपर, जो कि वाइट कलर का हो, और बोथ साइडेड आपको प्रिंट आउट करवाने पड़ेंगे। अब यहाँ से हमको छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना है जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपका मेमोरियल ड्राफ्ट करने में। आगे सिलेबस में जो भी स्पेसिफिकेशन मेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें, अदरवाइज़ कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक ज़रूर करोगे जिसकी वजह से आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी बॉडी होगी मेमोरियल की, उसका जो फॉन्ट होगा वो टाइम्स न्यू रोमन के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। दूसरा ये कि साइज़ जो होगा उसका 12 होना चाहिए। और जब बात करते हैं फुटनोट की, तो फुटनोट का जो फॉन्ट होगा वो टाइम्स न्यू रोमन रहेगा और साइज़ होगा 10। मेमोरियल बनाते टाइम में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो कि जो मार्जिन होगा वो एटलीस्ट 1 इंच फ्रॉम ऑल साइड होना चाहिए हर पेज के अंदर, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई डिज़ाइन या कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए। और जब मेमोरियल बनाया जाएगा तो टाइटल पेज अलग अलग कलर का होगा, डिपेंड करता है आप किस साइड को प्रेजेंट कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पिटिशनर हो या एपेलेंट हो तो उस केस के अंदर जो टाइटल पेज होगा वो ब्लू कलर का होगा। वहीं पे इन केस अगर आप रिस्पोंडेंट हो तो वो रेड कलर का होगा। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि स्टूडेंट जितने भी होंगे वो अपना पूरा नाम, इनरोलमेंट नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, ये चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे। साथ ही साथ जो मेमोरियल है वो 20 पेजेस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और लाइन का जो स्पेस होगा वो 1.5 होगा। अब जानते हैं कि इंडिविजुअल पेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हमको डालनी पड़ेंगी। सबसे पहला स्टूडेंट का पूरा नाम, दूसरा सेक्शन, तीसरा एग्ज़ाम रोल नंबर, चौथा क्लास रोल नंबर, पांचवा नेम ऑफ द केस,
जब बात करते हैं मेमोरियल के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहला जो पेज होता है वो होता है टाइटल का, दूसरा होता है टेबल ऑफ कंटेंट, तीसरा होता है टेबल ऑफ एब्रीवेशन, उसके बाद अथॉरिटीज़ जिसके अंदर आपके जितने भी सोर्सेज होंगे वो मेंशन होंगे, और फिर स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, फिर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, इसके बाद इश्यूज़, इसके बाद समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट, फिर आर्ग्यूमेंट एडवांस जिसको डिटेल प्लीडिंग कहते हैं, उसके बाद प्रेयर, उसके बाद एफिडेविट अगर आपके केस के अंदर ज़रूरत लगती है तो मेरे पास एक सैम्पल मूट मेमोरियल है जो कि मैंने अपने 5th सेमेस्टर में बनाया था। तो इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि मूट मेमोरियल को बनाते टाइम में किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और किन चीज़ों का नहीं। मेमोरियल के टॉप मोस्ट पार्ट पे आप ये मेंशन करोगे कि आप जो ये मूट मेमोरियल बना रहे हो वो किस कंपटीशन के लिए बना रहे हो या किस कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने के लिए बना रहे हो। उसके बाद आप ये मेंशन करोगे कि किस कोर्ट के अंदर आपका मूट मेमोरियल प्रेजेंट किया जा रहा है। ये डिपेंड करता है आपके मूट मेमोरियल की प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपके मूट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात करेगी तो अगर वहाँ जा रहा है तो आपको वो मेंशन करना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात हो रहा है तो फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा, या फिर अगर हाई कोर्ट मेंशन है तो फिर हाई कोर्ट में आप जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन क्या है आपके मूट कोर्ट की प्रॉब्लम के अंदर। इसके बाद केस टाइप, केस नंबर और प्रोविजन ऑफ जुरिस्डिक्शन लिखेंगे। केस टाइप जब भी लिखेंगे तो उसका एब्रीवेटेड फॉर्म भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सिविल अपील होती है तो फिर CA लिखा जाता है, CA नंबर। क्रिमिनल अपील होती है तो CRA लिखा जाता है। ये एग्जीक्यूशन पिटीशन होती है तो XEP लिखा जाता है। इन अ सेम वे अगर फर्स्ट अपील होती है तो RFA लिखा जाता है और सेकंड अपील के केस में RSA लिखा जाता है। ऐसे बहुत सी लिस्ट होती है पूरी की पूरी, वो किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि पूरी लिस्ट क्या है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने कंपटीशन का नाम, फिर जिस जगह पे आप मूट मेमोरियल प्रेजेंट करोगे वो नाम, उसके बाद में केस टाइप, केस नंबर और प्रोविजन ऑफ जुरिस्डिक्शन। उसके बाद ये लिखना है कि कौन सी पार्टीज़ आपके मूट मेमोरियल के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनका रेफरेंस कैसे देंगे, इन द मैटर ऑफ, उसके बाद आपका केस टाइप, केस नंबर और ईयर। इसके बाद में जो पहला आएगा वो आपका पिटिशनर या अपेलेंट होगा और उसके बाद में रिस्पोंडेंट। फिर इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि जो मेमोरियल बनाया गया है वो पिटिशनर की तरफ से बनाया गया है, रिस्पोंडेंट की तरफ से बनाया गया है। उसके बाद ये मेंशन करेंगे कि जो मेमोरियल है वो कौन सबमिट कर रहा है, पिटिशनर के बिहाफ पे उसका काउंसिल सबमिट कर रहा है जो कि आप हो। क्योंकि मैं पिटिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए जो फर्स्ट पेज है वो ब्लू कलर का है। मैं क्लिपिंग लगा दूंगा जो कि बताएगा कि जब भी आप अपना मेमोरियल बनाओगे उसके बाद किस तरीके से टाइटल पेज का कलर बदलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट की डिटेल डाली जाएगी जिसमें उसका नाम हो जाएगा, उसका सेक्शन हो जाएगा, एग्जामिनेशन रोल नंबर हो जाएगा, क्लास रोल नंबर हो जाएगा, नेम ऑफ द केस हो जाएगा जिसमें प्रॉब्लम नंबर बोला जाएगा, और इसके अलावा पार्टीज़ का नाम आप बोल सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो कि किस स्टैट्यूट से ये जो पूरा का पूरा केस है वो इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे ये वाला केस हामा से को रिलेट कर रहा है तो मैं चाहता तो यहाँ पे रिलेटेड टू हामा कर सकता था। फर्स्ट पेज आपका टाइटल होगा। टाइटल के बाद में आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर। टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले जैसे मैंने मेंशन किया है कि टाइटल लिखेंगे, फिर टेबल ऑफ कंटेंट लिख दिया। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद में टेबल ऑफ एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम्स, उसके बाद इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ जिसके अंदर मैंने स्टैट्यूट जितने भी रेफ़र करे उसको मेंशन किया है, फिर केसेस जितने रेफ़र करे उनको मेंशन किया है, या कोई बुक रेफ़र किया है, आर्टिकल रेफ़र किया है, या कोई कमेंट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। इसके अलावा अगर कोई डिक्शनरी यूज़ करी तो उसको भी मेंशन करना होता है। इसके अलावा जो भी लीगल डेटाबेसेस का आपने यूज़ किया, जैसे मनुपात्रा हो गया, SCC हो गया, लेक्सिस नेक्सिस हो गया, या केस माइंस हो गया, तो इसी तरीके से कई सारे ऑनलाइन डेटाबेसेस होते हैं तो आप उसका मेंशन कर सकते हो। फिर बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन कि जिस भी कोर्ट के अंदर आप अपील कर रहे हो या पिटीशन लगा रहे हो तो वो क्या कोर्ट आपको हेयर कर सकती है, नहीं हेयर कर सकती है, या आपको उस कोर्ट में या आप उस कोर्ट के पास किस अथॉरिटी से जा रहे हो, आप इस चीज़ को मेंशन करोगे स्टेट ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर। फिर आप डालोगे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कोशिश ये करना कि जैसा भी मूट मेमोरियल के अंदर प्रॉब्लम दी होती है एज इट इज़ डाल दो। अगर वो प्रॉब्लम 1 या 2 पेजेस की दी हुई है और आपके पास बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है पेज लिमिट्स की, तो फिर आप एज इट इज़ फैक्ट्स डाल दो। एज इट इज़ फैक्ट्स डालने का पर्पज़ ये होता है जिससे कि आप कभी भी
उसको रीआइटरेट करो, या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को जब आप कोट करोगे तो उसके अंदर आपको आसानी हो जाएगी। और उसके बाद जब बात करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़ जब आप फैक्ट्स पढ़ोगे तो उसके साथ साथ आपको इश्यूज़ पहले से पता चल जाएंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आर्गुमेंट्स प्रिपेयर करना होगा। जब आप इश्यूज़ प्रिपेयर कर लोगे उसके बाद एक समरी आर्गुमेंट्स दोगे, जिसके अंदर ओवरऑल आप आर्गुमेंट से क्या कहना चाह रहे हो वो चीज़ बताओगे। उसके बाद में एडवांस आर्गुमेंट्स आप प्रिपेयर करोगे, जिसको डिटेल प्लीडिंग भी कहते हैं। डिटेल प्लीडिंग के अंदर ही आप सारे केस लॉज को मेंशन करोगे, जितने स्टैट्यूट को यूज़ किया है, उसके अंदर किन प्रोविजंस को यूज़ किया है, इसके अलावा कौन से आर्टिकल, कौन सी वेबसाइट्स, ये सारी चीज़ें जो मेंशन करी हैं उन अथॉरिटीज़ को आप मेंशन करोगे, जिससे कि आप अपने आर्गुमेंट्स को जस्टिफाई कर सको। अब जैसा कि आप देख रहे होगे मैंने क्या किया है कि इश्यूज़ को मैंने शुरुआत में मेंशन कर दिया, और अपने जो भी आर्गुमेंट्स रहेंगे उनको मैंने शुरुआत में ही मेंशन कर दिया है। इसके पीछे का पर्पज़ ये होता है कि कोर्ट की कन्वीनियंस को पहली प्रायोरिटी देना है आपको, ठीक है, कि आपके आर्गुमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट को बार बार पूरे के पूरे एडवांस आर्गुमेंट्स को देखना ना पड़े। इसलिए आप क्या कर सकते हो कि इश्यूज़ को आप टाइटल पेज में ही इन्वॉल्व कर लो, और उसके बाद में जो भी आपके आर्गुमेंट्स होंगे आप यहीं पे मेंशन कर दो। मैंने जब कई सारे मूट मेमोरियल्स को देखा था अपना मेमोरियल बनाते टाइम में, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी थी कि यूजुअली जितने भी मूट मेमोरियल्स थे उनके टाइटल पेज में ही और आर्गुमेंट एडवांस मेंशन था। तो मैंने सोचा मैं भी इस कंसेप्ट को अपने मूट मेमोरियल के अंदर इनकॉर्पोरेट करूं, जिससे कि जो भी व्यक्ति मेमोरियल को पढ़ रहा है उसको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो, और उसको मेरे आर्गुमेंट्स को लेकर के कोई कन्फ्यूजन ना हो कि मैं अपने कौन से आर्गुमेंट से इस इशू को जस्टिफाई कर रहा हूँ। आर्गुमेंट को फ्रेम करते टाइम में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आर्गुमेंट हो वो सिस्टमैटिक हो, लॉजिकल हो, स्ट्रक्चर्ड हो और ऑर्डरली मैनर में फॉर्म किया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहला इशू जब 1 रखा तो अपने आर्गुमेंट को 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 के फॉर्म में आर्टिकुलेट कर दिया, जिससे कि जो भी पढ़े उसको कोई दिक्कत ना हो और आर्गुमेंट को कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी हो। तो आर्गुमेंट एडवांस के बाद में सीधा जाते हैं प्रेयर के ऊपर। प्रेयर का पर्पस क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो कि सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है वो क्या चाहता है उस सूट के माध्यम से, उसके जो क्लियर एक्सप्रेशन होते हैं वो प्रेयर के अंदर मेंशन होते हैं। तो टेबल ऑफ एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम्स में आप हर वो एब्रीवेशंस को मेंशन करोगे जो कि आप इस मेमोरियल को बनाने में यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं जो मेमोरियल बना रहा था उसके अंदर हामा का यूज़ हुआ है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसलिए मैंने उसको पहले हामा लिख दिया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 तो मैंने HSA लिख दिया। इस तरीके से आप कोई भी जैसे AIR, SSC, AIR 2 बार हो गया गलती से, अनदर आर्टिकल एडिशन, ऑनरेबल, इंडियन लॉ रिपोर्ट लिमिटेड, अदर्स, पेजेस, पैराग्राफ, रिप्रिंट, सुप्रीम कोर्ट केसेस, सेक्शन, अंडर सेक्शन, वर्सेस, लाइन या विचेस। आपने इस पूरे मेमोरियल में जो भी एब्रीवेशंस यूज़ करें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे मैंने ये सारे एब्रीवेशंस मेंशन करे थे, तो आप हर वो एब्रीवेशन मेंशन करोगे जो कि आप इस मेमोरियल के अंदर यूज़ करोगे। तो उसके बाद आप मेंशन करोगे इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़, जिसके अंदर आप स्टैट्यूट रिफर्ड, केस लॉज रिफर्ड, और इसके बाद में बुक्स एंड आर्टिकल के बाद में वेबसाइट रिफर्ड। इसके अलावा डिक्शनरीज़ अगर आपने कोई यूज़ किया है या कोई ऑनलाइन डेटाबेसिस की अगर बात करी है तो इन सभी चीज़ों को आप मेंशन करोगे अपने केस लॉ के अंदर। उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन मेंशन करोगे, जिसमें कि आप बताओगे कि आपके पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसके बिहाफ पे आप इस जुरिस्डिक्शन में आए हो जहाँ पे आपने मूट को प्रेजेंट किया है। जैसे कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अगर स्पेशल लीव पिटीशन के अंडर अपना मेमोरियल प्रेजेंट कर रहा हूँ तो आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे ऑथराइज करता है कि मैं किसी जजमेंट, डिग्री या किसी डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकूँ। अब जब मैं यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन ले रहा था तो मैंने क्या मेंशन किया है अपना रीज़न, ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, जो कि एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को राइज करता है। तो इसके बिहाफ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर
स्पेशली पिटिशन डाला है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। जैसा मैंने स्टेटमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन को मेंशन करने के लिए आर्टिकल 136 जब मेंशन किया था तो उस पर मैंने सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया था, जिससे कि मैं नीचे बेयर प्रोविजन लिख सकूं कि आर्टिकल 136 क्या कहता है। तो इस वाले पार्ट को कहते हैं फुटनोटिंग। यहाँ पे जब मैंने फुटनोटिंग यूज़ किया है तो इसके अंदर ILI साइटेशन मेथड का यूज़ किया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंदर आपको जो भी मूड मेमोरियल की प्रॉब्लम दी होती है आप उसको मेंशन करते हो। तो इसके अंदर दो कंडीशन हो सकती है, या तो मूड मेमोरियल को एज इट इज़ आप प्रेजेंट कर दो, या तो फिर उसको थोड़ा शॉर्टन करके प्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने आर्गूमेंट प्रेजेंट किए हैं तो उसके अंदर कई बार स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को रिफ़र किया है कि इस पैराग्राफ के अंदर ऐसा लिखा हुआ था, इस वजह से ये आर्गूमेंट प्रिवेल कर रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि जो भी मुझे मूड प्रॉब्लम दी हुई थी मैंने उसको एज इट इज़ उतार दिया। ज़रूरत पड़ने पे आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको मूड प्रॉब्लम दी हुई है इसके अंदर आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो। सपोज़ आप उसको बहुत से छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिससे कि कभी भी अगर आप स्पेसिफिक लाइन को या किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को कोड कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो किसी भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को रेफ़र करने में। और जो भी जज होगा या प्रोफेसर होगा जो पढ़ रहा होगा उस मूड मेमोरियल को, उसको भी कोई इनकन्वीनियंस ना हो। इसी के साथ साथ मैंने सारा का सारा जब मूड प्रॉब्लम लिख दिया उसके बाद किया क्या है कि एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट बना दिया। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी मूड मेमोरियल को पढ़े उसको फैक्ट्स को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, और अगर उसके पास टाइम बहुत कम है फैक्ट्स को समझने के लिए तो बस इवेंट्स की क्रोनोलॉजी को देख करके पूरी तरीके से फैक्ट्स का एनालिसिस कर ले कि ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कहना क्या चाह रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये मेंशन करना होता है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर क्या जुरिस्डिक्शन आया है। उसके बाद अगर आपने फर्स्ट अपील किया है तो उसके अंदर क्या जजमेंट आया है। फिर अगर सेकंड अपील अगर आपने किया है तो उसके अंदर क्या जजमेंट आया है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको मेंशन करना होता है इन द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लास्ट पैराग्राफ में। तो मैंने इसको हाईलाइट करके मेंशन कर दिया था। आप चाहो तो एज अ पैराग्राफ की तरह भी मेंशन कर सकते हो, चाहो तो इसको हाईलाइट कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़ की। स्टेटमेंट ऑफ इशू एक तरीके से कोर है या जिस्ट है पूरे के पूरे मेमोरियल का, क्योंकि पूरा का पूरा जो आर्गुमेंट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़ के ऊपर ही बेस होता है कि इससे पहले जिस भी कोर्ट के अंदर सूट इंस्टीट्यूट किया गया था उसके जजमेंट का बेसिस क्या था, उसके जजमेंट का रेशियो क्या था, और उसी रेशियो के अगेंस्ट में आप स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़ फॉर्म करते हो। यूजुअल केसेस में ऐसा होता है, बट कई सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जब मूड कोर्ट की प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी होती है तो फिर आपको बेसिकली उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर आपको रिलाई करना पड़ता है जो कि मूड कोर्ट के अंदर दिए हुए हैं। और सपोज़ किसी मूड कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा हुआ है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर क्या हुआ, तो उस केस के अंदर जो भी एपेलेंट है या पिटिशनर है जो भी प्लीडिंग फॉर्म करेगा आप उन्हीं प्लीडिंग्स के बेसिस पर इशू फॉर्म करोगे। स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़ के बाद में आते हैं हम समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या होगा कि आप पहले इशू मेंशन करोगे जिसको आप बोल्ड फॉर्म में रखोगे, उसके बाद में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनको मेंशन करोगे। ये आर्ग्यूमेंट बहुत समराइज फॉर्म में होने चाहिए। यूजुअली आप यहाँ पे कोई साइटेशन मेंशन नहीं करते, बट इन केस अगर आपको लगता है कि कोई भी लीगल प्रोविज़न है जो कि वायलेट हो रहा है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जो कि है आर्ग्यूमेंट्स एडवांस, जिसको हम डिटेल प्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इस केस के अंदर हम पहले इशू मेंशन करेंगे, उसके बाद में एक एक करके अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को वन बाय वन पुट ऑन करेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। आप कोशिश करिएगा कि सपोज़ हमने आर्ग्यूमेंट्स को 1.1 के फॉर्म में लिखा है, 1.2 के फॉर्म में लिखा है, तो उस तरीके से आप एक एक करके जस्टिफाई करिएगा। क्योंकि मैंने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स पहले आंसर करे थे और उसके बाद में मैंने वो आर्ग्यूमेंट्स वहाँ टाइटल के अंदर मेंशन किया था 1.1 एंड 1.2, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। बट दैट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं जो भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे फॉर्म करे हैं उन्हीं को ही आगे इंडेक्स पे लिखा है, जिससे कि मुझे भी आसानी हो जाए कि इशू नंबर 1 जब मैं बताऊंगा तो उसके अंदर कौन कौन से आर्गुमेंट्स को मैं आर्टिकुलेट करके बताऊंगा, और जो भी पर्सन इवैल्यूएट कर रहा है उसको भी आसानी हो।
अब इसके साथ हम कुछ और चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं, जैसे कि कभी आप अगर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की बात करोगे तो उनको किस फॉर्म में लिखोगे, इटैलिक्स के फॉर्म में लिखोगे। अब इटैलिक्स के बाद जब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मैंने लिख दिया तो यहाँ पे मैंने सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा है। जब सुपरस्क्रिप्ट में मैं 1 लिखूँगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कौन से पैराग्राफ नंबर के अंदर ये लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि पैराग्राफ 3 के अंदर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मेंशन है। तो इस तरीके से आपको कहीं भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की बात करेंगे इस तरीके से लिखना है। इसके अलावा अगर आप कोई केस को साइड कर रहे हो कि अगर हो सके तो कोशिश करो कि आप पैरा नंबर भी मेंशन कर दो, इससे ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है। जब ILI साइटेशन करते हैं तो जो भी पार्टीज़ के नेम हैं वो इटैलिक्स के फॉर्म में होंगे। इसके अलावा वर्सेस और जो पूरा का पूरा साइटेशन आता है ये आपका नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। तो अगर आप अपना मेमोरियल MS वर्ड के अंदर बना रहे हो तो कंट्रोल ऑल्ट एंड F इन तीनों कीज़ को एक साथ दबाने पे आपका फुटनोट का ऑप्शन खुल जाता है। तो आप जैसे सपोज़ मैंने ये टर्म लिखा, इसके बाद में मुझे 3 लगाना है और 3 को मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि यहाँ पे मेंशन होने के साथ साथ डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन हो जाए, तो इसलिए कंट्रोल ऑल्ट एंड F दबा देंगे तो फुटनोट के अंदर वो चीज़ मेंशन हो जाएगी। तो एक शॉर्टकट की है जो कि आप मेमोरियल को बनाते टाइम में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं कि प्रेयर को मैंने किस तरीके से मेंशन किया मूट मेमोरियल के अंदर। वेयरफॉर इन द लाइट ऑफ द फैक्ट स्टेटेड, यहाँ पे इन का जो आई है वो छोटा होना चाहिए था। इशू रेज्ड, आर्गुमेंट एडवांस्ड एंड द अथॉरिटी साइटेड, यहाँ पे द अपेलेंट की जगह पे यहाँ पे पिटिशनर होना चाहिए था, जो मैंने छोटी सी गलती करी जो कि मैंने सबमिशन के टाइम में सही कर दिया था। मोस्ट हम्बली प्रेड दैट द ऑनरेबल कोर्ट में प्लीज़ टू, उसके बाद आप अपनी सारी प्रेयर्स यहाँ पे लिखोगे। मोस्ट हम्बली प्रे दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में प्लीज़ टू, और उसके बाद जितने भी आपके कंटेंशंस होते हैं जो भी आप प्रे करना चाहते हो आप ये यहाँ पे रखोगे। लेटर ऑन ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि कोर्ट को जैसा सही लगे उस तरीके से ऑर्डर, डायरेक्शन, कोई रिलीफ प्रोवाइड कर दें जैसा भी कोर्ट को सही लगता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। आप ये मेंशन करोगे कि कौन किसके बिहाफ पे ये प्रेयर दे रहा है। तो काउंसिल दे रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द पिटिशनर या रिस्पोंडेंट, जो भी होगा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये ओवरऑल जिस्ट था कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाएगा। तो मैंने ये इन शॉर्ट बता दिया कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करते टाइम में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ जो मैं भूल गया था आपको बताना वो ये है कि कभी भी आप अगर स्टैच्यूट को कोट करते हो तो उसके अंदर सबसे पहले आप स्टैच्यूट का पूरा नाम लिखोगे, उसके साथ ही साथ एक्ट नंबर को भी मेंशन करोगे और उसके बाद जो भी सेक्शन या आर्टिकल आप मेंशन कर रहे हो आप उसको लिखोगे। सेक्शन के केस में स्मॉल s, उसके बाद में सेक्शन नंबर हो जाएगा, और आर्टिकल के केस में ART, उसके बाद में आर्टिकल नंबर हो जाएगा। ILI साइटेशन पे मैं कभी और वीडियो बना दूंगा, और अभी इन मेथड्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो कि आपके मूट मेमोरियल में सबसे ज़्यादा काम आते हैं।